नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से रुद्रपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट प्लेन से सुबह करीब 10 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मिले और कार द्वारा रुद्रपुर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। चलिए, बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बैठक की। आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर दिया। बैठक के बाद बोले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सभी मरीजों को उचित इलाज दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बैठक की, बेहद महत्वपूर्ण, और इसके बाद उन्होंने बयान दिया है और कोरोना को लेकर उन्होंने बात कही। सभी मरीजों को उचित इलाज दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम तैयारियां कोरोना मरीजों को लेकर के और तमाम दूसरी बीमारियों को लेकर के कर ली गई हैं। किसी भी तरीके से लोगों को कोई परेशानी हो, ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देंगे, इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी है। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए, जानकारी देते हुए ये बताया है। दरअसल एक बैठक उन्होंने आज ली थी और उसके बाद उन्होंने बताया कि सभी मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। किसी भी मरीज को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बैठक ली और बैठक के बाद ये जानकारी देते हुए बताया। उधर काशीपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता अजय कोठियाल से युवाओं ने बारी बारी सवाल किए, जिसका कोठियाल ने एक एक कर जवाब दिया। इस दौरान अजय कोठियाल ने युवाओं को बताया कि आज हम यहां एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। चुनाव में पार्टी द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, जिसे सत्ता में आते ही पूरा करना पार्टी का एकमात्र लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी के साथ कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत करते हैं। आज भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो उसका एक मकसद है कि जब हम इलेक्शन वाले फील्ड में जाते हैं उससे पहले एक मैनिफेस्टो देते हैं कि ओके, अगर जब हम पावर में आएंगे तो हम क्या चीज़ें करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं से मिल करके उनसे पूछ रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या एजेंडा होने चाहिए। अगर ये वाले जो तरीके हैं करने के, उसमें ना किसी को ये इच्छा नहीं होती कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सबको इच्छा होती है कि एक टीम की तरह हम लोग काम करें और उस नवनिर्माण की तरफ जाएं जो कि हमने एक ले रखा है अपना काम करने के तरीके में। पंजाब के कांग्रेस कुनबे में मचा घमासान थमने के बाद वीरवार को उत्तराखंड कांग्रेस में भी बदलाव किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आगामी चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह के नाम की घोषणा हुई। इसके साथ ही 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए हैं, जिनमें थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम का नाम भी शामिल है। जीतराम ने नई जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। सभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो नेतागण हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रदेश की सेवा कर सकूं एक कार्यकारी का अध्यक्ष के रूप में और कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं 2022 के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा महानगर देहरादून की ओर से अमर शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की अपील भी की, जिससे प्रदेश में हरियाली बढ़े। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। शहीदों की याद में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हमने
हरेले पर्व पर यह लक्ष्य रखा था कि हम 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम चल रहा है और कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, क्योंकि अंधाधुन कटान से जो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, आज जो बादल फट रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण यह है कि लगातार अंधाधुन कटान हो रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। विधायक मुन्नी देवी शाह के 11,000 किलोमीटर सड़क काटने के बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। विधायक मुन्नी देवी शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली और प्रतिक्रिया दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने मुन्नी देवी शाह के बयान की निंदा की, जिसके बाद अब बीजेपी ने पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महिला विधायक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर कार्रवाई की मांग की है। जिनको भी कांग्रेस पार्टी बार बार प्रसारित करती है कि वो बहुत विद्वान जन है, बहुत शिक्षित हैं और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो क्षेत्र का पूर्व प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये मातृशक्ति के पास वोट मांगने गए होंगे। उन्होंने इनका सम्मान किया होगा। ये एक वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ पे आदरणीय श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी, उनके लिए जो इनके अपशब्द इनके द्वारा कहे गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक है और इस पर डॉक्टर जीतराम जी को पूरी मातृशक्ति को, पूरे विधानसभा थराली के साथ साथ पूरे प्रदेश की मातृशक्ति से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इससे ये भी प्रदर्शित होता है कि ये लोग सत्ता की वापसी के लिए कितने कुंठित हैं। इन लोगों के पास कोई भी इस तरीका का कोई चारा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विधानसभा सहित पूरे प्रदेश के अंदर में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। बाजपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम स्वास्थ्य प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर्स ने विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की बात कही। वहाँ बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। हमारे जो मुख्यमंत्री नए बने हैं, उनके लिए हमारा ये पहला धरना प्रदर्शन और पहला हमारा ज्ञापन उनके लिए प्रेषित है। और आज हमने जो है अपना ज्ञापन अपने बाजपुर के जो हमारे अधीक्षक महोदय हैं, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को लेकर के जो है हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सुनेंगे। हम लोगों की मांगे लगातार 2006 से जो हम लोगों को रखा गया था आशाओं को, वो सिर्फ हम लोगों को मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हम लोगों को रखा गया था। लेकिन अब उस काम को देखते हुए हम लोगों के पास इतना काम का बर्डन इतना बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा सारे काम टोटल किसी भी विभाग के हों, कैसे भी हों, वो सब आशाएं करेंगी उस काम को, लेकिन उसके एवज में जो है हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। मानदेय के नाम पे हम लोगों को कुछ नहीं है। वहीं कोटद्वार में भी आशा वर्कर्स ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए आरोप भी लगाया। आशा कर्मियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। बता दें कि आशा वर्कर्स ने समय पर वेतन नहीं मिलने और काम का ज्यादा बोझ देने का आरोप लगाया है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं। जो अभी हमारे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे लिए कोरोना काल के लिए 10,000 का प्रोत्साहन राशि फिक्स किया था, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद हमें वो 10,000 भी नहीं मिले और कोरोना काल में हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें नहीं। आए दिन सभी लोगों का प्रोत्साहन राशि या मानदेय बढ़ रहा है। क्या आशाओं के लिए नहीं है सरकार के पास? आशाएं भी तो अपना घर परिवार अपने बच्चों को छोड़कर इसमें जोखिम में जान डालकर अपने इस कार्यक्रम को कर रही है, लेकिन आशाओं के लिए कोई भी सरकार मुद्दा नहीं उठा रही है। इसलिए आज हम अपने सरकार को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस समय भोजन माताओं का भी देखो 2,500 से लेकर एकदम 5,000 की प्रोत्साहन राशि कर दी, जबकि हम लोग आंगनबाड़ी से भी ज़्यादा हम कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। इसलिए हमें आज अपना मुद्दा उठाना पड़ रहा है। और आशा वर्कर्स लगातार
काम कर रही हैं, जिसके एवज में उनकी बार बार ये मांग रही है कि उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए, समय पर वेतन कम से कम उनको मिले, तो वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो उनके लिए ऐलान किए गए थे उसके बारे में भी सरकार ने, क्योंकि पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, उसके बाद उन्हें वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो इसी को लेकर आशा वर्कर्स लगातार ये प्रदर्शन कर रही हैं। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉग इन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे। खबर फास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव।
जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशा वर्कर्स लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल प्रदेश भर में आशा वर्कर्स का ये प्रदर्शन चल रहा है और उसी कड़ी में तमाम जगहों पर आशा वर्कर्स अपने ज्ञापन जो है वो प्रशासन को सौंप रही हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में हमारे आशाओं के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि रात को डिलीवरी भी लेकर आते हैं, ना हमें कमरा दिया जाता, ना कोई चेयर दिया जाते और कहते हैं जाओ जाओ बाहर जाकर बैठो। क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? हम नहीं चाहते कि हमारी भी सेफ्टी हो। हम पब्लिक की, जनता की सेफ्टी करेंगे, कोरोना में वो भी। और हमारी लिए कोई सेफ्टी नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन की वजह से पूरे शहर में कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया। शहर में जगह जगह कूड़े और गंदगी का ढेर दिखाई देने लगा, जिसे लेकर अब आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से तमाम जगहों पर ठीक इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद अब प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगें अभी भी नहीं मानी गई तो वो और ज़्यादा परिस्थिति खराब होने तक हड़ताल करेंगे और इसके अलावा खुद जाकर के कूड़ा फेंकेंगे सड़कों पर। सर, हमारी मांग ये है कि सारे कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं सबका भला होना चाहिए। इतने सालों से कर्मचारी लगे हैं, उनको नियमित किया जाए और ये ठेका प्रथा तो बंद हो जाए, उतना ही सही। जो है हमारी वो इसी तरह से हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला काम है ठेके प्रथा खत्म करी जाए। और जिस तरह से ये हमारे जो कर्मचारी हैं 10-10, 15-15 साल हुए हैं, ये आज तक नियमित नहीं हुए हैं, इनको नियमित किया जाए। और महंगाई बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और हमारे लोग उसी दबी कुची तरह से रह रहे हैं, ये ना हो। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए संसाधन जुटाने में लगा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों की कमी के कारण अपाहिज नजर आ रहा है। लेकिन प्रदेश पुलिस लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करा रही है। वहीं कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। जिस प्रकार से प्रथम लहर, द्वितीय लहर में कोरोना का जो प्रकोप रहा वो आप सबने ही देखा, हमने देखा। इसमें जो लापरवाही रही है वो आगे से ना हो, इसलिए ग्राउंड लेवल पर पहले से ही लोगों को जागरूक कराया जा रहा है और जो लोग इस पर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। इसी प्रकार तीसरी लहर रोकने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। कल आएगा CISCE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे तक CISCE अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नतीजे घोषित कर देगी। दरअसल इंटरनल एग्जाम पर बेस्ड होगा 10वीं का रिजल्ट। 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के हिसाब से रिजल्ट बनाया गया है और 12वीं का ये रिजल्ट जो बनाया गया है दरअसल वो 11वीं कक्षा के परीक्षा के परिणाम और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम जो हैं उनको मर्ज करके एक फॉर्मूला तैयार किया गया। उस फॉर्मूले के आधार पर 12वीं के नतीजे जो है वो आएंगे। दरअसल कोरोना की वजह से साल भर तक कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज में कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो पाई थी, कोई परीक्षाएं नहीं हो पाई, जिसके कारण देश के तमाम बोर्ड्स को, तमाम प्रदेश के बोर्ड्स को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और अब जो है हर जगह एक अलग फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है और कल दोपहर को एक और नतीजा जो है वो 12वीं का आ जाएगा CISCE बोर्ड का। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है आशीष वशिष्ठ, जो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है।
कि आशीष ने ही कोरोना जांच का फर्जी डेटा तैयार किया था, ऐसे आरोप हैं। एसएसपी ने बताया कि आशीष ने 2 लैब के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाई और आशीष के दिए हुए डेटा के अनुसार लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ रुपए के बिल सबमिट किए थे। इसकी एवज में 15 लाख का भुगतान भी हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जांच और आगे बढ़ रही है। कोविड में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो फर्जीवाड़ा का संबंध में हमारा नहर कोतवाली में जो मुकदमा कायम हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो है हमने धारा 467 आईपीसी को भी बढ़ोतरी किया है और इसमें आज एक अभियुक्त जो आशीष वशिष्ठ है उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनका भूमिका जो है ये मैक्स नालवा लैब्स इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर टाइप का बनकर जो है इन्होंने सारे काम इन दोनों को ओर से जो है हरिद्वार में रहते हुए इसका सैंपल कलेक्शन का डेटा कुकअप करना, उसका एंट्री करना और सारे काम इनके द्वारा किया गया है। तो उस आरोप में जो है इनको गिरफ्तार करके हमने जेल भेज रहे हैं। बाबा बंसीवाले की पहली पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा में हरिद्वार के जन सैलाब हरिद्वार में उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर बाबा बंसीवाले के भक्त नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने कहा कि बंसीवाले बाबा ऐसे समाजसेवी संत थे जिनके ओर से लगातार भंडारे चलाए जाते थे। ब्रह्मलीन बाबा बंसीवाले बाबा जी का जो संकल्प था, मुझे लगता है वह संकल्प भारतीय संस्कृति में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है और दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा उनकी प्राथमिकता थी। बाबा बंसीवाले बाबा के द्वारा अन्न क्षेत्र, यज्ञ और कथा 3 उनके महत्वपूर्ण विषय थे। उन तीनों विषयों पर उनका अत्यंत रुझान रहता था, अत्यंत झुकाव रहता था। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में हरिद्वार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने सरकारी चयन में धीमी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उत्तराखंड सरकार जो पूर्ण रूप से फेल हो गई है, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे बढ़ते हुए अवैध नशे का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे महंगाई हो, हर मुद्दे पर आज ये भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल है। दूसरी ओर युवाओं को छला जा रहा है। रोजगार के नाम पर मात्र 2% युवाओं को रोजगार दिया जाता है और ये युवा जिनकी उम्र निकलती जा रही है 4.5 साल में, वो युवा, कई युवा ऐसे हैं जिन चयन प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाएंगे। उन युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को और साथ ही साथ चाय पकौड़े का व्यापार देने वाली केंद्र सरकार को कि उन्होंने युवाओं को, जहां एक और पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते थे, एमबीए करके लड़के एमएनसी कंपनियों में जाते थे, आज उन बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई रोजगार मिल रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।